हेलो स्टूडेंट, आज के विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के इतिहास का 5वां अध्याय मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया का भाग 7 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले देखेंगे मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति। जैसे कि आपने पिछली क्लास में ही फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा होगा बच्चों, तो आज हम देखेंगे कि मुद्रण जो संस्कृति थी उसने कितना योगदान दिया था फ्रांसीसी क्रांति के होने में। तो इन सारी चीजों को आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं। कई जो हिस्टोरियन थे, जो इतिहासकार थे, उनका मानना है कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां रची। क्या हम दोनों में ऐसा संबंध बना सकते हैं? मूलतः 3 तरह के तर्क देखने लायक है। कहने का मतलब ये है कि जो बहुत सारे हिस्टोरियन थे, उन्होंने ये कहा था कि जब ये प्रिंटिंग प्रेस आया, उसकी वजह से जो है वो एक बहुत बड़ा कारण था फ्रांसीसी क्रांति के होने में या उसकी परिस्थितियों को रचने में। तो क्या ऐसा वाकई में है या फिर ये जो है इसमें जो है कोई सच्चाई नहीं है? तो इन सभी चीजों को आज हम समझने का प्रयास करेंगे और इसके पक्ष में जो है 3 तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। तो आइए बच्चों समझने का प्रयास करते हैं कि वो क्या क्या ऐसे तर्क है जो दिए जा सकते हैं। पहला, छपाई के चलते ज्ञानोदय के चिंतकों के विचारों का प्रसार हुआ। उनके लेखन में कुल मिलाकर परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशवाद की आलोचना पेश की। जैसे ही छपाई खाने का आविष्कार हुआ, वैसे ही ऐसे जो इनलाइटमेंट जो थिंकर थे या जो चिंतक थे, तो उनके विचारों का ज्यादा से ज्यादा जो है प्रचार प्रसार होने लगा। उनके लेखन में जो है वो कुल मिलाकर एक तरीके से परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशवाद, जो इतने समय से चली आ रही जो चीजों थी, जो रूढ़िवादिता थी, उन सब की उन्होंने बहुत ज्यादा आलोचना की थी। उन्होंने रीति रिवाज की जगह विवेक के शासन पर बल दिया। ये नहीं है कि अगर ये इतने सालों से इस तरीके के रीति और रिवाज चले आ रहे हैं और अगर उसमें जो है वो किसी तरीके की सच्चाई नहीं है, वो सही नहीं है, तो भी वही चलेगा, नहीं। उन्होंने कहा कि इसकी जगह आप अपने स्वयं के बुद्धि और विवेक का जो है वो प्रयोग करें। उसके बल पर उन्होंने शासन को बल दिया था और यह मांग की कि हर चीजों को तर्क और विवेक की कसौटी पर ही कसा जाए। कोई भी चीज अगर आप उस निर्णय पर कुछ किसी भी चीज का डिसीजन अगर आप लेते हैं, निर्णय लेते हैं, तो उसमें तर्क होना चाहिए और उसमें अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने चर्च की धार्मिक और राज्य की निरंकुश सत्ता पर प्रहार करके परंपरा पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को दुर्बल कर दिया था। जो सामाजिक ढांचा था वो अब दुर्बल हो गया था। निरंकुश सत्ता पर उन्होंने प्रहार किया था। किन्होंने? जो ऐसे चिंतक हुए थे समाज में, उन सब में। जैसे कि हम इन चिंतकों में अगर हम उदाहरण लें तो हम देख सकते हैं वोल्टेयर, रूसो। और बच्चों आप जानते हैं कि इन सभी का फ्रांसीसी क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो वोल्टेयर और रूसो के लेखन का व्यापक पाठक वर्ग था, एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग था जो कि इनको पढ़ता था। इनकी जो भी नॉवेल, जो भी इनकी बुक, जो भी इन्होंने लिखा था, उन सबको पढ़ने वाला एक बहुत बड़ा पाठक वर्ग हुआ करता था। और उनके पाठक एक नए आलोचनात्मक, सवालिया और तार्किक नजरिए से दुनिया को देखने लगे थे। जब लोगों ने इन दार्शनिकों को पढ़ना प्रारंभ किया तो उनमें चेतना जागी और अब वो जो है दुनिया को देखने का उनका नजरिया जो है वो अब बदल गया था। अब वो उसमें आलोचनात्मक भी देखने लगे, उनका दृष्टिकोण सवालिया भी हो गया और तार्किक दृष्टिकोण भी जो है अब उनमें प्रारंभ हो गया, पैदा हो गया। दूसरा जो तर्क है जो दिया जा सकता है वो ये है कि छपाई ने वाद विवाद संवाद की एक नई संस्कृति को जन्म दिया। सारे पुराने मूल्य, संस्थाओं और कायदों पर आम जनता के बीच बहस और मुबाहिसे हुए और उनके पुनः मूल्यांकन का सिलसिला शुरू हुआ। क्या होता है? देखिए बच्चों, आप जानते हैं वाद विवाद क्या होता है। किसी के पक्ष में, किसी के विपक्ष में, कोई एक विषय के पक्ष और विपक्ष में कहा जाता है।
तो पहले क्या था कि जैसा है बस वैसा ही हो रहा है, उसमें किसी तरह का कोई जो है बदलाव नहीं था। लेकिन छपाई खाने के बाद जब लोगों में एक वैचारिक क्रांति आई, तो उनमें स्वाभाविक है कि एक वाद विवाद की भी, संवाद की भी जो है वो अ, उनका भी जन्म हुआ, एक संस्कृति ने जन्म लिया। जो पुराने मूल्य थे, जो अभी तक चले आ रहे हैं, जो रीति रिवाज थे, जो संस्थाएं थी, उनके बीच भी जो है क्या हुआ, उनके बीच भी जो है बहस होने लगी। और ये कहा जाने लगा कि फिर से उन चीजों का पुनः मूल्यांकन किया जाए। तर्क की ताकत से परिचित यह नई पब्लिक धर्म और आस्था को प्रश्नांकित करने का मूल समझ चुकी थी। इस तरह बनी सार्वजनिक दुनिया से सामाजिक क्रांति के नए विचारों का सूत्रपात हुआ। अब जो लोग थे वो इन सभी चीजों के, धर्म, आस्था, इन सब चीजों से ऊपर होके उन्होंने सार्वजनिक क्रांति जो थे उनके विचारों का सूत्रपात किया था। तीसरा तर्क जो दिया जा सकता है वो ये है कि 1780 के दशक तक राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले साहित्य का ढेर लग चुका था। क्योंकि जो राजशाही थी वो इतनी ज्यादा निरंकुश हो चुकी थी, लोगों को राजा जो है वो अपने ही जो विलासी जीवन में जो है जीता था, उनका जो गरीब लोग थे, जो कॉमन लोग थे, उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं था। और इसके साथ साथ जो है उनके आवश्यकताओं, उनकी जरूरतों का उनको ध्यान नहीं था। तो ये सारी चीजों को देखते हुए जो है अब बहुत ज्यादा जो है वो साहित्य, ऐसे साहित्य की रचना की जाने लगी जो कि राजा के खिलाफ थे, राजशाही के खिलाफ थे। तो 1780 तक अगर हम देखें तो इस तरीके की जो है राजशाही का, उनकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले ढेरों साहित्य जो है वो उपलब्ध थे। और इस प्रक्रिया में सामाजिक व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े कर दिए थे। तो इसके कारण क्या हुए थे कि किस तरीके की सामाजिक व्यवस्था है, इसको लेकर जो है लोगों में बहुत सारे सवाल जो है वो खड़े कर दिए गए थे। कार्टूनों और कैरिकेचरों, कैरिकेचर का मतलब होता है बच्चों की जो व्यंग्य चित्र होता है। आप कभी कभी पेपर में भी देखते होंगे कि वहां पे भी जो होता है कुछ कार्टूनिस्ट जो है वो व्यंग्य चित्रों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति जो है वो करते हैं। तो इस तरीके की चीजें उस समय भी की जाती थी। और यह भाव उभरता था कि जनता तो मुश्किलों में फंसी है, जबकि जो राजशाही है वो भोग विलास में डूबी हुई है। भूमिगत घूमने वाले इन साहित्य ने लोगों को राजतंत्र के खिलाफ भड़काया। देखिए, लोगों में पहले ही राजशाही के प्रति जो है वो गुस्सा था। लेकिन क्या हुआ कि सारे लोगों तक जो है ये जो साहित्य था, उन्होंने लोगों में और ज्यादा जो है वो चेतना जागृत की और राजतंत्र के खिलाफ जो है वो पूरी तरीके से लोगों को भड़काने का भी काम किया। अब हम इन तर्कों को कैसे समझेंगे? इसमें तो कोई शक नहीं है कि छपाई ने विचारों को फैलाने में मदद की। लेकिन याद रहे कि लोग बाग हर तरह की सामग्री पढ़ते थे, अलग अलग वर्ग थे और वो हर तरह की सामग्री पढ़ते थे। एक तरफ अगर रूसो और वॉल्टेयर को पढ़ रहे थे, तो दूसरी तरफ वो चर्च और राज्य का जो प्रोपोगेंडा यानी कि जो प्रचार था उनको भी तो पढ़ रहे थे। वे हर पढ़ी या देखी चीज से तो सीधे प्रभावित नहीं हो सकते थे। वे कुछ विचारों को स्वीकारते थे तो कुछ को नकारते भी थे। अलग अलग वर्ग था। अगर कुछ लोग जो है वो इन दार्शनिकों को फॉलो करते थे, तो कुछ ऐसे भी वर्ग थे जो कि इनके खिलाफ भी थे। फिर चीजों को अपने ढंग से व्याख्या भी करते थे बहुत सारे लोग। देखिए क्या होता है, हमारे पास बहुत सारा साहित्य तो है, लेकिन हम उसे कैसे अपने तरीके से उसकी व्याख्या करते हैं ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। इस तरह मुद्रण ने उनके मानस को सीधे तौर पर भले नहीं रचा हो, पर इससे अलग ढंग से सोचने की संभावनाएं जरूर खोल दी थी। अब आप देख सकते हैं कि एक चित्र है फ्रांसीसी क्रांति के पहले कुलीन वर्ग और आमजन और 18वीं सदी के अंत का एक कार्टून। जैसे कि आप बच्चों बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो किस तरीके से कुलीन वर्गों की विलासिता को बताया गया है और जो आम लोग थे उनके जो है जिस प्रकार का वो जीवन यापन कर रहे थे उसको इस कार्टून के माध्यम से दर्शाया गया था। इस व्यंग्य चित्र में दिखाया गया है
कि जन साधारण जो किसान थे, कारीगर थे, मजदूर थे, वो किस तरह जो है वो मुश्किल हालात का सामना करते थे और उस मुश्किल मुश्किल हालात में ही जो है वो रहते थे। जबकि जिंदगी के मजे लेने वाले कुलीन वर्ग जो है वो इन आम लोगों का दोहन करते थे। और इस तरह के कार्टूनों के चलन से क्रांति के पहले लोगों के दिलो दिमाग पर खास असर हुआ था। बहुत सारी चीजें जो है जब हम उसे देखते हैं, पढ़ते हैं, तो इससे जनता के जो है लोगों के मन में एक अ, असर जो है वो अवश्य ही होता है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? बच्चों, आज हमने ये देखा कि किस तरीके से जो मुद्रण संस्कृति है वो फ्रांसीसी क्रांति में जो है के होने में उसके पीछे जो है वो तर्क दिए जा सकते हैं कि शायद मुद्रण संस्कृति एक बहुत बड़ा जो है वो रोल प्ले करी थी फ्रांसीसी क्रांति में। तो इसके पीछे हमने तर्क देखा और फिर हमने देखा कि किस तरीके से जो है इस तर्क को पूरी तरह से नकारा भी नहीं जा सकता है।